नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे इश्यूज हैं। सबसे पहले इंडिया और यूएई का कोऑपरेशन फूड सिक्योरिटी के मामले में। दूसरा, इंडिया रशिया के रिश्ते। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, बिल्कुल छोटा सा, सर्विस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। और सबसे लास्ट में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आईआईटीज को कैसे ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। हाउ कैन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली आईआईटीज प्रमोट एम्पथी एंड इंक्लूसिविटी इन देयर एकेडमिक इन्वायरमेंट इन रिस्पॉन्स टू रिसेंट सुसाइड्स एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स अमंग देयर स्टूडेंट पॉपुलेशन। क्वेश्चन ये है, हाल ही में जो आईआईटीज में सुसाइड्स की खबरें आई, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स की खबरें आई, इसके रिस्पॉन्स में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस खास करके आईआईटीज कैसे अपने एकेडमिक इन्वायरमेंट में एम्पथी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो आज का जो ये आर्टिकल है ना, उससे ये क्वेश्चन एड्रेस हो सकता है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएई के बीच में फूड सिक्योरिटी से संबंधित कोऑपरेशन के बारे में है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, यूएई आपको पता है एक गल्फ कंट्री है, तो वहां पे ना फर्टाइल लैंड काफ़ी कम है। चूंकि फर्टाइल लैंड कम है तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है, यानी अनाज काफ़ी कम उगता है। तो यूएई दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है फूड ग्रेन के लिए, मतलब दूसरे देशों से अनाज खरीदता है यूएई, तभी उसका काम चलता है। और इंडिया आपको पता है फूड ग्रेन्स के मामले में ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। यूं समझ लीजिए, एक्सपोर्ट के मामले में, फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया एक प्रकार से दुनिया का पावर हाउस है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले तो इंडिया में भी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी फूड ग्रेन्स के मामले में, लेकिन हरित क्रांति के बाद में ना सिर्फ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करता है। अब तो देखो, ह्यूमैनिटेरियन फूड प्रोवाइड करना हो, जैसे कहीं पर भूकंप आ गया, एकदम से अकाल की वजह से डेथ्स हो रही हैं, गरीबी की वजह से डेथ हो रही हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया मुंह से निकला, नॉर्थ कोरिया जो पूरी दुनिया से आइसोलेटेड हैं, वहाँ भी इंडिया ने फूड ग्रेन्स को सेंड किया है एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो इस प्रकार से भी इंडिया फूड ग्रेन्स देता रहता है दूसरे देशों को। इंडिया में एरेबल लैंड यानी उपजाऊ भूमि काफ़ी ज़्यादा है, फेवरेबल क्लाइमेट है, मतलब अच्छी कंडीशंस हैं। इस वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और अब तो इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी आगे निकल रहा है। बड़े बड़े फूड पार्क्स इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। फूड पार्क में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फूड पार्क है, तो ना यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। जैसे किसानों से अनाज आएगा, यहाँ पे वेयर हाउस होंगे जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जा सकता है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होगी। जो फसलें आई हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल होंगी, पैकेजिंग यूनिट्स अवेलेबल होंगी। तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं फूड पार्क में। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारे फूड पार्क्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं और अब और भी हो रहे हैं। इंडिया में फूड ग्रेन्स की सिचुएशन क्या है, थोड़ी और अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं। जैसे 800 मिलियन सिटीजन्स को तो सब्सिडाइज्ड ग्रेन दिया जाता है इंडिया में पीडीएस के थ्रू। जैसे 1 रुपये किलोग्राम राइस, 2 रुपये किलोग्राम वीट, इस प्रकार से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, जिसके तहत 800 मिलियन सिटीजन्स को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता है। इसके बाद पोषण अभियान की बात की जाती है। पोषण अभियान तो देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन प्रोग्राम है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इस बार इंडिया मिलेट्स पे भी काफ़ी फोकस कर रहा है कि मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन होना चाहिए, मिलेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा खेती होनी चाहिए, क्योंकि मिलेट की जो क्रॉप है वो ज़्यादा रिजिलियंट है, ड्रोट को रेसिस्ट करती है, मतलब ड्रोट की सिचुएशन में भी उगाया जा सकता है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो ये इंडिया की अच्छी अच्छी बातों का जिक्र किया गया फूड ग्रेन्स के मामले में। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी के सामने ना 3 बड़े चैलेंजेस हैं, 3 सी हैं। एक कोविड, दूसरा कन्फ्लिक्ट, तीसरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कुछ फसलों की पैदावार कम हो गई है। कुछ देशों में कन्फ्लिक्ट है, जैसे आप देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में, जहाँ पे काफ़ी वीट प्रोड्यूस होता था वहाँ से नहीं आ रहा है। और कोविड,
तीनों चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी के सामने। अब देखो ये सारी बातें बोल के बताया जाता है यूएई और इंडिया कैसे आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, ना सिर्फ यूएई की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बल्कि और बहुत सारे खास करके डेवलपिंग कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। जैसे देखो पिछले साल I2U2 समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस। इसमें यूएई ने ना ये कमिट किया था कि हम $2 बिलियन से इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में फूड पार्क्स बनाने में। ये फूड पार्क्स बनेंगे मध्य प्रदेश में और गुजरात में। फूड पार्क का मतलब आर्टिकल की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वो जगह जहाँ पे वो सारे काम होते हैं, किसानों का जो फूड ग्रेन है वहाँ पे पहुँचता है, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा देखो इंडिया और यूएई के बीच में एक फूड कॉरिडोर इस्टेब्लिश होने की बात भी हो रही है। फूड कॉरिडोर जैसे इंडिया से सामान जाएगा सीधा यूएई में और यूएई से फिर दूसरी जगह पे सामान जाएगा फूड ग्रेन्स की प्रोसेसिंग होके, ना सिर्फ इजराइल में बल्कि दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी। ये होगा फूड कॉरिडोर। आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब इसके लिए भी यूएई इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को देखो फ़ायदा इससे ये होगा, इंडिया का फूड ग्रेन्स प्रोसेसिंग होके यूएई के थ्रू वर्ल्ड मार्केट में पहुंचेंगे। यूएई को फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे तो वैसे भी फूड ग्रेन की कमी है, तो इस कॉरिडोर से यूएई इंडिया से आसानी से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर सकेगा। इंडिया के किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे क्योंकि अब तो उनकी फसलें प्रोसेसिंग होकर एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। बहुत सारी जॉब्स इंडिया में जनरेट होंगी। तो ये सारे फायदे होंगे इस फूड कॉरिडोर के जो बनेगा और यूएई हेल्प करेगा इंडिया की इस फूड कॉरिडोर को बनाने में। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर है, ये यूएई का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन है। इस कमोडिटी सेंटर ने ना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है एग्रीओटा। ये एक एग्री ट्रेडिंग एंड कमोडिटी प्लेटफॉर्म है। एग्रीओटा क्या काम है इसका? इसका काम ये है भारत के जो किसान है ना डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे आके यूएई की फूड मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर देखिए एग्रीओटा ना इंडिया के लाखों करोड़ों किसानों को मौका देता है कि वो यूएई के फूड इकोसिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। यूएई के फूड सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग की कंपनीज हैं, ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, समझ गए। तो इंडिया के किसान डायरेक्टली यूएई के फूड इकोसिस्टम को एक्सेस करेंगे तो भारत के किसानों को बहुत सारा फायदा होगा, यह पॉइंट बोला जाता है। इसके अलावा यूएई की कंपनीज का एक कंसोर्टियम है जो इंडिया में $7 बिलियन इन्वेस्ट करेगा मेगा फूड पार्क्स में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, या फिर एग्रो कमोडिटीज को इंपोर्ट करेगा इंडिया से। तो इन सब से इंडिया को फायदा होगा। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है यूएई और इंडिया काफी बढ़िया काम कर सकते हैं दोनों आपस में फूड सिक्योरिटी के मामले में। इससे इंडिया को फायदा होगा, यूएई को फायदा होगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ना डेनिस मेंटुरोव, ये भारत की यात्रा पर आए। तो इस यात्रा के दौरान फोकस इसी इशू पर रहा कि कैसे इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड टाइज जो हैं उनको बैलेंस किया जाए, बल्कि और आगे ले जाया जाए। अच्छी चीज देखो ये है, इंडिया और रशिया के बीच जो टारगेट था ना ट्रेड को इंक्रीज करने का 2025 तक, वो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और पिछले साल के मुकाबले में रशिया के साथ ट्रेड ऑलरेडी 2.6 टाइम्स बढ़ चुका है, यानी 2.5 गुना तक बढ़ चुका है। उसका मेजर रीजन ये है, यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए। बहुत कम देश अभी रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया परचेज कर रहा है। इंडिया को तेल सस्ता मिल रहा है रशिया से। तो पहले रशिया से तेल इंपोर्ट होता था बहुत ही कम, कितना, सिर्फ 0.2% जो इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट है। बट अब इंडिया का टोटल जितना ऑयल इंपोर्ट है ना, उसका 28% कहाँ से आता है? रशिया से आता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। इसके अलावा देखो और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुई।
जैसे कि अभी इंडिया और रशिया एक दूसरे की मार्केट को पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्केट एक्सेस करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल होना चाहिए ट्रेड में। इंडिया की जो कंपनीज हैं वो रशिया में रोड कंस्ट्रक्शन और फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकती हैं। और हमारे विदेश मंत्री ने भी इंडिया की कंपनीज को चेताया कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाए हैं ना रशिया के ऊपर, उससे आप ज़्यादा डरे नहीं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही कॉम्प्लाई कर लें डर के चलते और ट्रेड ही ना करें रशिया की कंपनीज के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे देखो, अभी रशिया और इंडिया के बीच में जो ज़्यादातर ट्रेड है वो डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस कोऑपरेशन, इन पर डिपेंडेंट है। 2017 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे चर्चा हो रही है इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में ये 5 देश हैं: बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। तो इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, बट नेगोशिएशंस चल रही हैं। अगर ये हो गया तो ट्रेड और ज़्यादा होगा। वैसे देखो, एक चीज़ राइटर बोलते हैं, अभी जो सिचुएशन है ना करंट में, उनको इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया का जो रशिया से इंपोर्ट है तेल का, वो बेशक बढ़ गया, बट दिक्कत ये है वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पर आरोप लगा रही हैं कि इंडिया के जो हाथ हैं वो खून से सने हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, इस वजह से रशिया को पैसा मिल रहा है और रशिया वार जारी रखे हुए हैं यूक्रेन से। हालांकि एकमात्र ये फैक्टर नहीं है, मतलब वो दबाव इंडिया पे डाल रहे हैं काफ़ी समय से कि इंडिया को रशिया से तेल नहीं इंपोर्ट करना चाहिए। इंडिया जो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, इससे रशिया पावरफुल हो रहा है। बट इंडिया ने अपने तरीके से जवाब दिया। इंडिया ने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज भी तो कर रही हैं, आप सिर्फ हमें क्यों बोल रहे हो। बट फिर भी देखो, इंडिया को ना जवाब देना मुश्किल होगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, इन सब के देशों की यात्रा पर जाएंगे और पुतिन भी भारत की यात्रा पर आएंगे जुलाई में एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए। तो कैसा जवाब दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है ना, वो वर्ल्ड की ऐसी दोस्ती में से एक है जो लगातार जारी है पिछले काफ़ी सालों से। तो इसलिए जो डिप्टी मिनिस्टर आए रशिया के भारत की यात्रा पर, इनका काफ़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया। हालांकि देखो, पूरी विजिट के दौरान किसी भी इंडियन लीडर ने कोई बात नहीं की। जैसे काफ़ी बार बात बोली जाती है ना कि आप युद्ध को बंद कीजिए, आपकी वजह से युद्ध हो रहा है, शांति आनी चाहिए। इन सब बातों पर डिस्कशन हुई कि ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है युद्ध का, और मतलब सिचुएशन खराब है, काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है वर्ल्ड में युद्ध की वजह से। बट रशिया को डायरेक्ट कोई दोष या फिर रशिया को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई कि आप युद्ध बंद कीजिए। तो ये छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया रशिया रिलेशनशिप से संबंधित। अब आगे का जो आर्टिकल है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना चाहिए या फिर सर्विस सेक्टर पे। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी एप्पल के जो बॉस हैं टिम कुक, ये भारत की यात्रा पर आए और 2 जगह एप्पल के स्टोर भी ओपन हुए हैं, एक मुंबई में, एक दिल्ली में। इंडिया से ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, बने बनाए प्रोडक्ट, उनका एक्सपोर्ट इंडिया से ना 55% तक इंक्रीज हो गया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और इसके साथ साथ देखो, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, ना सिर्फ आईटी सेक्टर से बल्कि लीगल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, एमएनसी बैक ऑफिसेज, यहाँ से इंडिया से सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ये डिबेट चल पड़ी है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना चाहिए या सर्विस सेक्टर पे। आप बताइए, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, जाहिर तौर पे इसका आंसर बोथ आएगा, दोनों पे फोकस करना चाहिए। देखो, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं जनरेट करता है सर्विस सेक्टर की तरह। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बनाने के लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। चाइना जो पूरे वर्ल्ड की जिसे फैक्ट्री कहा जाता है, चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है ना, वो $5 ट्रिलियन की है। फिर भी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 83 मिलियन वर्कर्स को रोजगार देता है, जबकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है ना, वो तो बहुत कम है। वो कितनी है? $500 बिलियन के आसपास है, यानी चाइना का ऑलमोस्ट 1/10। फिर भी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कितने लोगों को जॉब करता है, देता है 27 मिलियन से लेकर 62 मिलियन वर्कर्स के बीच में।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है इंडिया में, यानी एम्प्लॉयमेंट का साइज कम हुआ है। पहले कितना था, 2016-17 में ये 51 मिलियन था, 2020-21 में घट के 27 मिलियन रह गया है। मतलब क्या है, ये सारी चीजें तो बताती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर नहीं है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं सर्विस सेक्टर में जब हाईटेक जॉब्स ज़्यादा जनरेट होती है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है, पूरी इकोनॉमी को उसका फायदा होता है। लो स्किल की जो जॉब है ना, लो स्किल सर्विस जॉब, मैनुअल काम कोई कर रहा है जिसमें थोड़ी बहुत स्किल की आवश्यकता है, उससे इकोनॉमी को मल्टीप्लायर फायदा नहीं होता है। तो अब कुल मिला के देखो, राइटर ये बात बोलना चाहते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इग्नोर कर दोगे ना, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा होगा, एक्सपोर्ट कम कर रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसा ना हो कि छोटी से छोटी चीज़ परचेज करने के लिए भी इंडिया दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज़ देखो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट एक लेवल से ज़्यादा बढ़े। कुल मिला के देखो, कंक्लूजन ये है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेशक जॉब जनरेट ना करे ज़्यादा, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत तो इंडिया को करना ही होगा। इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए। तो कुल मिला के ये बहुत लंबा आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स नहीं दिए जाते इस आर्टिकल में, बस पॉइंट एक ही है कि दोनों चीज़ों पे फोकस किया जाए, सर्विस सेक्टर पे भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी। अब इसके बाद आखिरी जो हमारा आर्टिकल है वो आईआईटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आईआईटीज में ना काफ़ी सारे सुसाइड्स हो गए हैं, काफ़ी चिंता की बात है। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी पब्लिश हुए जिन लोगों ने सुसाइड किया, उनमें से ज़्यादातर एससी कम्युनिटी के लोग थे, एससी एसटी कम्युनिटी के। अब बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा कि होता क्या है, एकदम से ना आईआईटीज में एडमिशन लेने पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कुछ लोग ना उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, उस पढ़ाई को झेल नहीं पाते। जैसे 3 इडियट्स में दिखाया था, सुसाइड हो गया था, प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं कंप्लीट हो पाया था, फिर गाना आता है गिव मी सम सनशाइन। तो उस टाइप की सिचुएशन बहुत बार पैदा हो जाती है। और ना कुछ कम्युनिटी के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। 1-2 जगह खबरें आई, जिनको रिजर्वेशन से एडमिशन मिला उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की खबरें आई। तो राइटर ना कुछ सजेशंस देते हैं। राइटर कहते हैं, देखो आप कुछ डेटा देखिए, सेंसस 2011 का डेटा है, इसके अनुसार जो जनरल पॉपुलेशन है ना, 76% जनरल पॉपुलेशन को वॉशरूम की एक्सेस थी, लेकिन 57% एससी फैमिलीज को वॉशरूम की एक्सेस थी। उसी प्रकार से फिर अलग अलग डेटा दिया जाता है कि कम एससी फैमिलीज को बाइक की एक्सेस थी, कम एससी फैमिलीज को मतलब दूसरी फैसिलिटीज थी। तो जो लोग रिजर्वेशन से पहुंचे हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ सफ़र किया है, इसीलिए रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड किया गया था। ये चीज़ ना समझनी चाहिए बाकी स्टूडेंट्स को। अब समझनी चाहिए का मतलब इसका सॉल्यूशन भी राइटर देते हैं कि आईआईटीज में स्टूडेंट्स, फैकल्टीज वो ना समाज में बाहर निकलें, देखें प्रॉब्लम्स को कि देश की जो जनता है किस प्रकार से प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, गरीबी कितनी ज़्यादा है। इसके बहुत फ़ायदे होंगे। नंबर 1 फ़ायदा ये होगा, आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, वो और ज़्यादा एम्पैथी रखेंगे डिप्रेस्ड सेक्शंस के प्रति, मतलब जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, समाज के वंचित लोग हैं, जिनको बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड हो पाती, उनके प्रति उनकी अप्रोच सॉफ्ट होगी, वो एम्पैथी रखेंगे। आईआईटीज में डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगेगा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ फेस किया है अपने बचपन में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये भी होगा, समाज में जब प्रॉब्लम्स के बारे में आईआईटी के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज जानेंगे ना, मतलब जब वो बाहर निकलेंगे, टूर होंगे उनके तो ना वो समाज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की दिशा में कदम भी उठाएंगे, नए नए इनिशिएटिव लेके आएंगे। आईआईटीज के स्टूडेंट्स चूँकि बहुत क्रिएटिव होते हैं, नए नए स्टार्टअप्स वो लेके आते हैं, तो इनमें से बहुत से लोग सोशल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, यानी वो समाज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की दिशा में अपना स्टार्टअप इस्टेब्लिश करेंगे। फिर राइटर ये बोलते हैं लास्ट में कि देखो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
IITs इंक्लूसिव होनी चाहिए, एम्पथी होनी चाहिए, IITs में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। इससे हमारा जो समाज है वो ज़्यादा इक्विटेबल बनेगा। इक्विटेबल बनने का मतलब है इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कम होगी हर एक मामले में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। IITs को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, IITs में ज़्यादा एम्पथी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 आर्टिकल्स, छोटे छोटे आर्टिकल थे जिनको डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।